Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Usman, presenting your first physics lecture. Before I define the definition of physics, students, you will have to know the basic definition of science. So what is science? The definition of science is that the branch or the faculty or the art. Art means एक फन, एक ऐसा फ़न in which we discuss the study of nature, जहाँ पे हम कुदरत की बनाई हुई तमाम चीज़ों को, कुदरत से मुराद बहैसियत मुसलमान हम यही कहेंगे कि अल्लाह की अता करता वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने हमें अता करी हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो, इस ज़मीन के अंदर हो, आसमानों में हो या पूरे यूनिवर्स में या गैलेक्सीज़ में। तो इन तमाम चीज़ों की हरकत, इन तमाम चीज़ों की खुसूसियात का मुताला, वो तमाम चीज़ें, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हों, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हों, इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है, बेसिकली दिस इज़ नोन एज साइंस। बट एज यू नो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स इन वन ब्रांच, सो डेट्स वाई scientists have divided the science into many categories. The first or the basic category is that physics. So now we are going to describe the definition of physics. So dear students, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये फ़िज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन मौजूद है, जो हमने आपकी टेक्स्ट बुक से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया है. सो नाउ रीड द फर्स्ट लाइन of the physics definition. The branch of physics that deals with the properties of matter and energy. Now consider the first phrase of this line, the branch of science. It means it is very clear that कि physics जो है वो साइंस की ब्रांच है, मतलब साइंस को ही हमने फर्दर डिवाइड किया है, जिसमें इसकी पहली जो ब्रांच है वो फिज़िक्स है. That deals with the properties of matter and energy means वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात. एंड स्टूडेंट, आई नो दैट कि आप लोग केमिस्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से दो बहुत ही कॉमन किस्म की प्रॉपर्टीज़ के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा. एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो बेसिकली तमाम किस्म की प्रॉपर्टीज़ दो चीज़ों की, नंबर वन मैटर एंड नंबर टू एनर्जी, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक नई बात और बताता चलूँ कि इन दी ओल्ड एरा फ़िज़िक्स जो है वो इतनी तरक्की याफ्ता चीज़ नहीं थी. मतलब अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ का आप सब ने नाम सुना होगा, जो कि एक सदी पुरानी ही बात है, बट इससे पहले जो फ़िज़िक्स थी उसमें इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था. तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमने फ़िज़िक्स के दो एराज जो हैं वो डिवाइड कर दिए. नंबर वन, एक हमारे पास जो है वो क्लासिकल एरा है और दूसरा जो है वो मॉडर्न एरा है. क्लासिकल एरा के अंदर अगर आप देखें तो उस दौर के अंदर मैटर और एनर्जी, ये दो चीज़ों को हम जो है वो अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते थे. मतलब इन दोनों को कोई आपस में कनेक्शन या इनके दरमियान का कोई इंटरेक्शन हमारे पास नहीं था. बट एक्सीडेंटली कुछ इस किस्म के फिनोमिनाज जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डेवलप होना शुरू हो गए, कि जिसकी वजह से हमें ये समझ में आने लगा कि नहीं, मैटर और एनर्जी इनके दरमियान भी कुछ ताल्लुकात, कुछ रिलेशंस, कुछ फार्मूलाज मौजूद हैं जो जिन पर आज तक रिसर्च जारी है. और इस बेसिक डिस्कवरी की बिना पर हम यहाँ पे ये कहेंगे कि फ़िज़िक्स सिर्फ वो ब्रांच नहीं है साइंस की जिसमें हम मैटर को अलग या एनर्जी को अलग तरीके से डिस्कस करें, बल्कि फ़िज़िक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और तीसरी और आखिरी चीज़, इन दोनों के इंटरेक्शन को डिस्कस करें. तो ना सिर्फ फ़िज़िक्स में हम क्लासिकल फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक ओल्ड फैशन फ़िज़िक्स है, बल्कि हम फ़िज़िक्स के अंदर जो है मॉडर्न फ़िज़िक्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसकी आज की दुनिया में बहुत सारी एप्लीकेशन है. ओके, आई होप कि आप मेरी इन तमाम बातों को जो है वो अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि फ़िज़िक्स में हम, अगर मैं इसको आपको सिंपली डिस्क्राइब करना चाहूँ
और बहुत ही आसान है इस डेफिनेशन को याद करना भी। सिर्फ 3 की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपने जहन में बिठा लें तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन अगर करना पड़े तो वो क्या है। एक बड़ा ही हस्बे रिवायत एक जुमला इसमें आपको नज़र आता है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़। ये एक कॉमन सा एक रिवायती सेंटेंस है, एक कन्वेंशनल सेंटेंस है जो कि हम तकरीबन हर डेफिनेशन के अंदर स्टार्ट में यूज़ करते हैं। और अगर आप मेरी ये पूरी वीडियो जो है वो आप देखें तो आप इसमें देख पाएंगे कि मैंने इस सेंटेंस को तमाम डेफिनेशंस के अंदर कॉमन रखा है ताकि स्टूडेंट्स हर दफ़ा अलग अलग सेंटेंसेस को याद करने की ज़हमत ना करें, बल्कि वो एक ही सेंटेंस कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट करे कि वो तमाम में कॉमन हो जाए, जिस तरह उसको डिस्क्राइब करने में हमें आसानी भी पैदा हो जाए। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो हमें इस फिज़िक्स की डेफिनेशन में नोटिस करना है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी, एंड द लास्ट वन इज़ दैट इंटरएक्शन बिटवीन देम, मीन्स इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इन 3 बातों में 1 to all, शुरू से आखिर तक की तमाम फिज़िक्स समा गई। मतलब क्लासिकल एरा भी आ गया और इसी के अंदर मॉडर्न एरा भी आ गया। नाउ जिस तरह से तरक्की बढ़ती चली जाती है तो उस तरीके की बिना पर एक ही ब्रांच से तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब लोगों को फ़िज़िक्स का मफ़हूम समझ में आने लगा, फ़िज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन जो है वो समझ में आने लगी, तो पता ये चला कि भाई ये तो इतनी ह्यूज यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स के अंदर हम तमाम चीज़ों को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हुए नहीं कवर कर सकते। तो हमें इसको मज़ीद, किसको मज़ीद, फ़िज़िक्स को मज़ीद फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत पेश आई। और मैं आपको एक सिंपली छोटी सी एक बात बताता चलूँ जो कि इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, बट ये हमें किताबों में अक्सर मिलती है कि इंसान की सबसे पहली जो इन्वेंशन थी वो व्हील था। व्हील मीन्स पहिया। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो स्टोरी इंशाल्लाह ताला आपको कभी क्लास में मुलाकात होगी तो हम उसमें इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो बाय द वे, इंसान की सबसे पहली चीज़ जो बनाई गई, चाहे वो एक्सीडेंटली बनाई गई या फिर वो इंटेंशनली बनाई गई, वो बेसिकली क्या था, व्हील था, पहिया था। तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पहिया या व्हील अगर कोई है तो ऑफ कोर्स उसका काम हरकत करना है, मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। वो व्हील किसी काम का नहीं जो मूव ना कर सके। वहीं से मतलब एक बहुत ही पुरानी बात, एक ओल्ड फैशन चीज़, वहीं से सबसे पहली ब्रांच जो है वो डेवलप हुई और उस ब्रांच का नाम रखा गया, ये आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा, जिसका नाम है मैकेनिक्स। बेसिकली मैकेनिक्स जो है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये मैकेनिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मकसद, मतलब ही मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। मतलब अगर कभी भी हम फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में कभी भी कोई भी काम करेंगे तो एक बात तो तय है कि इसमें हम डिस्कस सिर्फ वही करेंगे जहाँ पे किसी किस्म की कोई मूवमेंट या हरकत हो रही हो। यानी कि अगर कोई चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है और वो अपनी जगह तब्दील नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी इन बातों से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मैकेनिक्स बेसिकली वो ब्रांच है फ़िज़िक्स की हम जिसमें डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब हम इसका एक ब्रीफ अकाउंट भी चेक करते हैं। तो लुक एट द डेफिनेशन ऑन योर स्क्रीन। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द, आपको मैंने पहले भी कहा जैसे कि ये एक कॉमन सेंटेंस है जो हम तकरीबन हर डेफिनेशन में यूज़ करते हैं। सो लिसन अगेन, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने पहले भी कहा था कि मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम मोशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ
ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। बस इसमें एक छोटा सा इजाफा और आपको करना है, क्योंकि ये जब हम अपने मज़ीद आगे लेक्चर फॉरवर्ड करेंगे आप तक, तो उसमें आप ये जान पाएंगे कि जिस तरह से हमने साइंस को डिवाइड करवाया, फिर हमने फ़िज़िक्स को डिवाइड करवाया, और फिर ये इंफॉर्मेशन इतनी यूज हो गई कि हमने इस फिज़िक्स की जो ब्रांचेस थी उनको भी सब डिवाइड करवाना पड़ा। सो वो एक अलग बात है जो हम अपने मज़ीद अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। नाउ लिसन अगेन, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मीन्स हम ऑब्जेक्ट्स की हरकत को जब जब डिस्कस करेंगे तो हम मैकेनिक्स में करेंगे, वो मैकेनिक्स का हिस्सा हो गया। मगर इस मैकेनिक्स में भी हमने दो बेसिक चीज़ें जो हैं वो आगे मेंशन कर दी हैं कि एक हरकत वो जिसमें फ़ोर्स का तस्करा होगा, और दूसरी हरकत वो जिसमें फ़ोर्स का तस्करा नहीं होगा, मतलब फ़ोर्स वहाँ मौजूद नहीं होगी, उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट्स हरकत कर रहे होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी। एज यू नो, इट इज़ वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। सो students, now look at the definition. The branch of physics that deals with the phenomena and effects. Now concentrate these two words, phenomena and effects. तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो तमाम मज़ाहिर और वो तमाम इफ़ेक्ट्स किस चीज़ के, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जिस तरीके से स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास जो है वो आपके घरों में भी, तमाम ऑफिशियल यूज़ में भी आप अच्छी तरह से देखते हैं कि हम दो किस्म के इलेक्ट्रिक सोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रिक सोर्स वो जो हमें पावर प्लांट से हम तक पहुंचाया जाता है, और दूसरा छोटे पैमाने पर या फिर डोमेस्टिक या लिटिल ऑफिशियल यूज़ के तौर पर जो हम यूज़ करते हैं, जो कि हम बैटरी से जनरेट करवाते हैं। सो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करवाना और पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का रिसीव करना, ये कहने को तो इलेक्ट्रिसिटी ही है, मगर इन दोनों के सोर्सेज डिफरेंट हैं। तो एक वो सोर्स है जहाँ चार्जेस कुछ अलग काम करते हैं, और एक वो सोर्स है जहाँ पे चार्जेस कुछ अलग काम करते हैं। सो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द फिनोमिना एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इस पूरी ब्रांच में हम जब भी कभी कोई डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस के ही इफ़ेक्ट और फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आप ये तमाम बातें जो हैं वो अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ अगेन लिसन द डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स ये जो ब्रांच हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई सिंगल ब्रांच नहीं है कि आप समझेंगे ये कोई एक ही ब्रांच है, नहीं। बेसिकली ये ब्रांच जो है दो डिफरेंट ब्रांचेस का कम्बिनेशन है। अगर आप इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करें तो पहले पे लिखा आपको मिलेगा इलेक्ट्रो, जो कि बना है इलेक्ट्रॉन से, और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और दूसरी तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा मैग्नेटिज्म। एंड व्हाट इज़ मैग्नेट? Basically magnet is a substance which attract the ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances आप यूँ समझ लें आसान अल्फाज में कि वो तमाम की तमाम substances जो कि नेचुरली या इंडस्ट्रियली हम आयरन के थ्रू बनाते हैं, उन तमाम आयरन मीन्स लोहा। तो जब हम वो तमाम substances जिसमें आयरन शामिल हो जाए, हम उन तमाम सब्सटेंसेस को फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरो सब्सटेंसेस कहते हैं।
So now again listen. Electromagnetism, the branch of physics that deals with the observations, मतलब मुशाहिदात, principles, मतलब उसूल, laws and methods, कवानीन और वो तरीक़ाकार that relate electricity and magnetism. बेसिकली स्टूडेंट, इस ब्रांच के अंदर हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ मैग्नेटिज्म डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम इस ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के कंबाइंड इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं, और ये तमाम नेचुरली अकर करते हैं। मींस यूँ समझिए कि सबसे पहले अल्लाह ने हमें चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे जहनों में डाली, फिर हमारे जहनों में अल्लाह ने मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई, और फिर चूँकि इंसान का दिमाग एक बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, जो सिर्फ ये नहीं कि जो हमसे कहा गया हम सिर्फ वहीं तक ही महदूद रह जाएं, नहीं, जब हमने उस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें ये पता चला कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीज़ें ही नहीं, बल्कि इनके दरमियान एक ताल्लुक़ भी होता है जहाँ पे ये दोनों साथ साथ काम करती हैं, एक साथ मिल के काम करती हैं। तो वहीं से इस ब्रांच की जो है वो डेवलपमेंट शुरू होती है, और इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मींस मैं फिर आपसे कहूँ कि वो ब्रांच जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कंबाइंड इफ़ेक्ट्स, प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें, दिस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली इसके नाम से बहुत से टीचर्स जो हैं या बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो धोखा खा जाते हैं कि शायद सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, जैसा कि इसमें डेफिनेशन जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही निकाल कर लिखी गई है, पहले हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, फिर मैं इसमें एक आपको बात बताता हूँ कि इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। सो सिंपल इज दैट? नहीं, ये जो लिखा हुआ आपको इसमें नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और एक बहुत ही ह्यूज, एक बहुत ही वसी तौर पे फैली हुई फिज़िक्स काम कर रही है। यहाँ पे मतलब मैं पहले एक बहुत ही लोकल एग्जांपल से आप तक ये बात डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि आप ये मत समझें कि जो भी सॉलिड चीज़ नज़र दुनिया में आए आप बोलें ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के थ्रू बनी है। ये बात गलत है। मतलब ईंट, पत्थर, दीवार, लकड़ी, लोहा, आयरन, कहने को तो ये सब सॉलिड्स हैं, तो क्या हम इसको सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का हिस्सा मान लें? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की जो आपको इस डेफिनेशन में नज़र नहीं आ रहा, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल तो डिस्कस करते हैं, मगर कौन से सॉलिड मटेरियल? जो कि बेसिकली लेबॉर्ट्री प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि जो हम ज़मीन से या नेचुरली जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हम उनको डिस्कस नहीं करते। हम इसमें वो तमाम मटेरियल्स या वो तमाम सॉलिड मटेरियल, क्योंकि देखें जिस चीज़ का भी एक ख़ास शेप होता है, जो अपना एक वॉल्यूम रखता है, वो चीज़ सॉलिड कहलाती है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो चीज़ सॉलिड ही है तो वो लेबॉर्ट्री प्रिपेयर भी हो सकती है और वो नेचुरली एग्जिस्ट भी कर सकती है। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम उन मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं जिनका एक ख़ास स्ट्रक्चर डेवलप करवाया जाता है। जैसे कि आपने, मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा कि आप लोगों ने 9th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। सपोज़ के स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है, स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन है। अगर आपने इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की डायग्राम्स देखी हों तो एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट के ऊपर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि आप इनका स्ट्रक्चर अगर आपने चेंज करने की कोशिश करी या किसी भी तरीके से इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो फिर ये जो कंपाउंड्स हैं वो अपनी जो
नेचर है वो तब्दील कर देंगे, फिर ये वो कंपाउंड वो नहीं रहेंगे जो ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या जो बनाए जाते हैं। मतलब आपने केमिस्ट्री में जो है वो इस तरह से नोटिस किया होगा जिसका नाम होता है आइसोमॉर्फिज्म। मतलब अब ये क्या होता है, आपने ये बात नोटिस की होगी कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है मगर उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो वो तमाम कंपाउंड्स जो कि अपना एक ख़ास किस्म का शेप, एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ रखते हों, हम उन तमाम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को डिस्कस सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट branch is that atomic physics. I think it is very simple to understand for you. How? आप इसके नाम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। What is atomic physics? The branch of physics that deals with the structure and properties of atom. So simple is that. What? कि फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि बहुत ही छोटे पैमाने पर, यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली जो काम कर रही हो, किसके ऊपर? एटम के ऊपर। एटम आप अच्छी तरह से जानते हैं, व्हाट इज़ एटम। आपने एटम की डेफिनेशंस और इसके मुतालिक कुछ थ्योरीज़ जो हैं वो 9th क्लास में पढ़ी हैं। तो एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आप कह सकते हैं, या यूँ कह लें कि कंसिडरेबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो वो फिज़िक्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एटम की खुसूसियात और उसके रिलेशंस और उसके प्रिंसिपल और उसके रिएक्शंस के ऊपर डिस्कस करें, उसका नाम एटॉमिक फ़िज़िक्स है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपसे ये बात कहता चलूँ कि हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एटम के अंदर, एटम के भी अंदर, मतलब जिसको हमने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा था, बेसिकली वो भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रहा, उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ से अपनी बात यही कहेंगे कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। मतलब अगर आप एटम को तोड़ दें और एटम का जो आउटर स्पेस है उसको आप हटा दें, तो सिर्फ हमारे पास उसके सेंटर में लोकेटेड न्यूक्लियस बाकी बचता है। और न्यूक्लियस के अंदर हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ब्रांच फिज़िक्स की जिसके अंदर हम न्यूक्लियस में रहने वाले, जिन्हें हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, जिनका कंबाइंड नेम न्यूक्लियाई होता है, उनके रिएक्शंस को डिस्कस करें, तो वो बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज़ प्लाज्मा फिज़िक्स। अगर आप मुझसे पूछें तो बेसिकली ये मेरी सबसे फेवरेट ब्रांच है, क्योंकि इसको समझना और समझाना एक वाकई टिपिकल सा काम है। मतलब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा फिज़िक्स। अक्सर लोग जो इसमें लिखा हुआ है इसी को ट्रांसलेट करवा के और अजीब व गरीब कुछ कहानियाँ बना के स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर देते हैं। बट देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने फ़िज़िक्स और उसकी कुछ ब्रांच, मतलब फ़िज़िक्स को हमें एक मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करना था, बट ब्रांचेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि हम ये तमाम ब्रांचेस अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर इंडिविजुअली पढ़ेंगे। मतलब यूँ समझ लीजिए कि हर एक ब्रांच से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कोई ना कोई चैप्टर मौजूद है, जो वक्त के साथ साथ आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो प्लाज्मा फिज़िक्स से भी रिलेटेड आपकी बुक के अंदर
कुछ टॉपिक्स और कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं, तो इसकी जो कंप्लीटली जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, जो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो आपको अपने जो फर्दर चैप्टर्स हैं नेक्स्ट वंस उनमें आपको मिलेगी। बट फिर भी यहाँ पर मैं इसका ज़रा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, और आप जिन की पॉइंट्स को मैं आप लोगों से कहूँ कि नोट किया जाए, आप ज़रा उनको देखिएगा ज़रूर। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, नाउ नोट द फर्स्ट नेम, हाईली आयोनाइज्ड एटम। ये एक नाम जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाईली आयोनाइज्ड एटम, ये 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, और हर एक वर्ड्स की अपनी एक बड़ी ख़ास और अहम वैल्यू है। और वो क्या है? हाईली, चलें ट्रांसलेट करके देखते हैं इसको। हाईली मतलब बहुत ज़्यादा। नंबर 2 आयोनाइज्ड, आप अच्छी तरह जानते हैं व्हाट इज़ आयन। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाए या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे हम आयन कहते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो आयन नहीं है, वो हाईली आयोनाइज्ड है। इट मीन्स कि किसी एटम से महज इलेक्ट्रॉन आना जाना नहीं, बल्कि उस एटम के अंदर और भी बहुत सारी एनर्जीज़ को चेंज किया जाएगा, जो हम इंशाल्लाह अपने मज़ीद लेक्चर में बाकायदा डायग्राम के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाईली आयोनाइज्ड एटम। मैं फिर से आपसे रिपीट करूंगा कि ये आयोनाइज्ड एटम के बारे में बात नहीं हो रही है, ये हाईली आयोनाइज्ड एटम के बारे में बात हो रही है। सो वट एवर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई। डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ देर पहले ही हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर न्यूक्लियाई का नाम आपको बताया और कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, और अगर हम इनको कंबाइन नेम देना चाहें तो न्यूक्लियाई कहते हैं। मगर मैं फिर से आपसे कहूँगा कि इस वर्ड को ज़रा गौर से समझिएगा कि मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई, यहाँ न्यूक्लियाई नहीं लिखा हुआ है बल्कि बेयर न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। तो किन 2 चीज़ों का मिक्सचर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहली चीज़ है हाईली आयोनाइज्ड एटम और दूसरी चीज़ है बेयर न्यूक्लियाई। तो बेयर न्यूक्लियाई से मुराद क्या हम समझेंगे? एक तो आप न्यूक्लियाई समझते हैं, कंबाइंड नेम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो व्हाट इज़ बेयर न्यूक्लियाई? मतलब बेयर न्यूक्लियाई से मुराद ये है कि जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैद ना रहें, मतलब इनको हम बंद करके ना रखें, इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, तो वो कहलाते हैं बेयर न्यूक्लियाई। नाउ हम अपनी डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर से रिकॉल करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हाईली आयोनाइज्ड एटम का डिस्कशन जहाँ पे होगा वो प्लाज्मा फिज़िक्स का हिस्सा होगा, मगर सिर्फ हाईली आयोनाइज्ड एटम का डिस्कशन नहीं, बल्कि हम इसमें मज़ीद एक फ़र्दर इजाफा करेंगे जिसमें लिखा हुआ आपको वाज़ेह तौर पे मिलेगा फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ, मतलब क्या चीज़ बनाते हुए? मिक्सचर बनाते हुए। किस चीज़ का? बेयर न्यूक्लियाई का और इलेक्ट्रॉन्स का। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ दैट बायोफिज़िक्स। स्टूडेंट नाम से ही अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि साइंस इतनी ज़्यादा वसी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स दोनों समा चुके हैं। तो अब जो डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपके सामने आती है, ये डेफिनेशन जो है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज़म्स से रिलेटेड है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में पाए जाने वाली फ़िज़िक्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड, वो तमाम कौन से तरीके? फिजिकल तरीके। कौन से तरीके? फिजिकल तरीके। एंड एक्सप्लेनेशन टू बायो फिजिकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा है इसको समझना कि हमें इस ब्रांच के अंदर हम उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक बायोफिजिकल सिस्टम्स और स्ट्रक्चर से होता है। बायो से मुराद ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फिजिकल सिस्टम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कहने को तो इंसान अल्लाह की बनाई हुई अशरफुल मखलूक़ात है, मगर हर एक इंसान एक दूसरे से कदरे डिफरेंट है। किसी का फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं कि दूसरे के भी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर से मैच कर जाए, चाहे वो एक ही घर के भाई बहन क्यों ना हो। दो सगे भाइयों का भी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से मैच कर जाए। तो इसका मकसद ये है कि बेसिकली इंसान का स्ट्रक्चर या बायो, सिर्फ बायो का मकसद आप हरगिज़ ये मत निकालिएगा कि हम इंसानों की बात करेंगे, नहीं जनाब। बायो से मुराद तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मैंस हों, ह्यूमन्स हों, एनिमल्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वो तमाम के तमाम बायोफिज़िकल सिस्टम का हिस्सा हैं और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी मालूमात हैं वो बायोफिज़िक्स का हिस्सा है। ओके, एंड द लास्ट डेफिनेशन ऑफ योर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स इज़ दैट एस्ट्रोफिज़िक्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस करी वो तमाम की तमाम जो हैं उन पर काम और एक्सपेरिमेंट्स और उनसे जुड़ी हुई तमाम इफ़ेक्ट्स और रिलेशंस आज बहुत से वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है काम जारी है। जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, अगर आप इसमें डेफिनेशन को नोटिस करें तो इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। एस्ट्रोनॉमिकल फल्कियाती, फल्कियाती को हम किस तरह डिस्क्राइब करें? कहने को तो हम सभी अल्लाह की तख्लीक हैं, मगर यूँ समझ लीजिए कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी इस दुनिया से बाहर की हैं। देखिए, दुनिया में रहते हुए हम तकरीबन मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ के ऊपर, नहीं, ऑलमोस्ट दुनिया पर मौजूद हम तमाम चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स और उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि वो क्यों हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं। लेकिन दुनिया, वर्ल्ड से बाहर अगर हम देखें तो हर एक साइंटिस्ट के भी बस में नहीं कि वो वर्ल्ड से बाहर की चीज़ों को डिस्कस कर सके, क्योंकि हम उन्हें छू के नहीं देख सकते, वो हमारी रेंज से बहुत दूर है। यहाँ मैं आपसे यही कहूँगा कि वो तमाम हेवनली बॉडीज़ जस्ट लाइक मून, सन, स्टार्स, वैसे तो इसके आगे भी बहुत सारे नाम हैं, मगर जहाँ तक अब तक सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हुई हैं, मतलब मैथ्स तो वहाँ पे पहुँच चुकी है, मगर अब तक फ़िज़िक्स वहाँ नहीं पहुँच सकी। तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आसपास ही उन हेवनली बॉडीज़ का नाम ले लेते हैं जो हम देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उन पे काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। तो अगर हम मून या सन या स्टार्स, जो हमारे आसपास के स्टार्स हैं, अगर हम उनकी मूवमेंट, उनकी इंटेंसिटी, उनकी एनर्जी, उनका शेप, उनकी ट्रेजेक्ट्रीज़ को डिस्कस करें तो वो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल फ़िज़िक्स का हिस्सा बनते हैं, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन में से मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आपने सन एक्लिप्स और मून एक्लिप्स, मतलब सूरज गिरन और चांद गिरन के बारे में तो सुना ही है, और शायद बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा भी हो। तो आज के इस जदीद दौर के अंदर सूरज गिरन और चांद गिरन होने से पहले ही हमें ख़बर मिल जाती है कि हाँ, ये काम होने वाला है, और वो काम हो भी जाता है कहीं ना कहीं।
तो यहाँ से ये बात पता चली कि हम अपनी दुनिया में रहते हुए बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू हम उन तमाम चीज़ों का पता लगा लेते हैं जो कि हमारी रेंज से बहुत दूर होती हैं। तो वो तमाम फ़िज़िक्स जो कि इन हेवनली बॉडीज़ से रिलेटेड होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स। ओके, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है और मैं ये चाहूँगा कि इस असाइनमेंट को तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फुल स्केप पेपर या फिर किसी भी शीट के ऊपर वो आप लिखें भी और उसे याद भी करें, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस या आपको नज़र आएंगे जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। तो लेक्चर नंबर 1 था ये हमारा, जिसमें आपका पहला असाइनमेंट है, जिसमें सिर्फ 2 छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। पहला है राइट द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस। तो तमाम स्टूडेंट्स अपने नाम और फादर नेम के साथ ये असाइनमेंट तैयार करें। ना सिर्फ तैयार करें बल्कि इसको याद भी करें, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी भी हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, स्टूडेंट राइट द डेफिनेशंस ऑफ फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट फॉर यू। हाउ? क्योंकि ये जो आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी स्लाइड्स नज़र आती हैं वो तमाम वही डेफिनेशंस हैं जो आपको सिखाई गई और जो आपसे मांगी गई, जिसका मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जो हैं वो इसका फ़ीडबैक हमें दें और ये असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर करके रखें। फिर किसी भी सूटेबल टाइम पर ये असाइनमेंट आपसे कलेक्ट कर लिए जाएंगे, जिसकी बाकायदा एक ख़ास मार्किंग भी होगी। और जो इसमें सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, इन वीडियो लेक्चर के थ्रू हम आपको वो तमाम अहम मालूमात डिलीवर कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के हवाले से बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप वीडियो लेक्चर से कुछ बातें समझ जाते हैं तो आप अपनी बुक को हाथ ही ना लगाएं। नहीं, आप अपनी बुक को भी रीड करें, वीडियो लेक्चर से भी हेल्प लें, और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपनी बुक को ज़रूर रीड करें। एक छोटा सा क्विज़ है ये, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो तमाम स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्विज़ है कि आप अपनी बुक को रीड करें और रीड करने के बाद आप लफ्ज़ फिज़िक्स, वर्ल्ड फिज़िक्स का मतलब ढूंढें, ना कि डेफिनेशन। डेफिनेशन तो सामने लिखी हुई है हमारे पास, हमने आपको बताई भी है, हमें डिफ़ाइन नहीं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फिज़िक्स वर्ल्ड का मीन मतलब हमें चाहिए। और मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि जिस तरह से मैंने मैकेनिक्स की डेफिनेशन में आपसे कहा था कि मैकेनिक्स का जो लफ्ज़ है वो इंग्लिश लिटरेचर का नहीं है, सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ फ़िज़िक्स भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेट नहीं है, बल्कि ये किसी ओल्ड लिटरेचर से आया है। तो जब आप अपनी बुक को रीड करेंगे, इस वीडियोस लेक्चर से रिलेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इन तमाम सवालों के जवाब उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना पहला लेक्चर यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह ताला हम अपने मज़ीद लेक्चर्स के अंदर आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलें। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग बहुत जल्द आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।